रोशनियों का शहर, शहर कायद, जहां एक मुद्दत से कत्लो गारतगरी, चोरी और डाका जनी जैसे फरसूदा जराइम की लपेट में है, वहीं बत्ताखोरी का जहा भी मुंह खोले गलियों गलियों घूम रहा है। एक पान फरोश से लेके मिल मालकान तक कोई ऐसा शख्स नहीं जो बत्ताखोरी की शिकंजे से आजाद हो। असला और सियासी असर व सूख के बलबूते पर खूब जब जी चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे भत्ता वसूल कर रहे हैं। बेबस और लाचार अवाम के पास इंकार की गुंजाइश नहीं है। एक वक्त था जब कराची को मेहनत कशों की मां जैसे अलकाब से नवाजा जाता था। कितने अफसोस की बात है कि अब इस शहर पे एक नजर दौड़ाएं तो जंगल का गुमा होता है, जहां बत्ताखोरों के गिरोह अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इलाकों पे कब्जा जमाए बैठे हैं और दिन रात बत्ता वसूल कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं आराम बाग फर्नीचर मार्केट में। आइए लोगों से यहाँ पूछते हैं बत्ते के मुतालिक। ये एरिया एक अरसे से अफेक्टेड है बत्ते के लिए। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? 46 से ये कारोबार हमारा आराम बाग। यौमिया कितना कमा लेते हैं आप? एक अनस्टेबिलिटी है इसमें। अच्छा, कभी आप 1000 रुपए ले जाते हैं, कभी 10,000 ले जाते हैं, कभी 500 ले जाते हैं, एक एक हफ्ता कुछ नहीं ले जाते। मुझे ये बताएं कि ये भत्ते के लिए फोन आता है, पर्ची आती है, क्या होता है? पत्ते के लिए सब कुछ आता है, फोन भी आता है, पर्ची भी आती है, बंदे भी आते हैं, बंदे खुद भी आते हैं। अच्छा, और असले की नुमाइश भी होती है। अच्छा, और भत्ता तो समझ लें कि ये इस वक्त हमारी एक कौमी शनाख्त बन गई है। और कराची की खुसूसन हम पहले ही समझते थे कि शायद कुछ तंजीमों के बागी कारकुन, गुमराह कारकुन ये काम करते हैं। हम तंजीमों से भी मिले, उनसे भी बात की, लेकिन अब मैं समझता हूँ इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें 1% भी हमें शक नहीं है कि हर वो मुजरिम जो पहले कोई और काम करता था अब उसने भत्ताखोरी को अपना कारोबार बना लिया। अब ये भत्ताखोर भी समझते हैं, वो भी जानते हैं कि हुकूमत के पास रोकथाम का कोई निजाम नहीं कितनी है। बेबस है ये वजह है कि जूं जूं ये खबर मुजरिमों तक पहुंच रही है, ये कमजोरी कानून की फैल रही है। मतलब आप कमाएं ना कमाएं, उनकी पर्ची या उनका फोन आया तो पैसा देना है। वो माफ किसी को नहीं करते। अच्छा, आपका कारोबारी स्टेटस वो उसको वो रीड करते हैं, वो देखते हैं कि आपके कारोबार में कितनी जान है। वो साफ कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका 2 ट्रक माल रोजाना बिकता है जी, लिहाजा हमें तो आपसे 2 लाख रुपए चाहिए। और अगर कोई गरीब है तो उसे कहते हैं देना जरूर है। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने भी अब स्टेटस देखने के मुताबिक वो मांगते हैं। क्या वजह है कि ये हुकूमत क्यों नहीं ख्याल कर रही? मेरा ख्याल है कराची में जो एक खाना जंगी की सूरत हाल है उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ पार्टीज हैं। एक पार्टी खुद हुकूमत भी है। अच्छा, क्या इसमें क्या सियासी लोग हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें? कोई मजहबी जमात? कोई देखें, चूंकि सब मजम्मत करते हैं, वो साबित नहीं हुआ कि कोई जमात इसमें शामिल हो। ये साबित हम तो नहीं कर सके। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोग इतने लोग खड़े हैं, यहाँ किसी ने हिम्मत की है उनको भत्ता देने से इनकार करने के लिए? देखिए हिम्मत करते हैं, लेकिन पीछे जो है वो अभी एक केस आया था अपना रतन तलाव का, तो डीएसपी के पास भी गए, सीपीएलसी में भी गए, तो वहाँ से सिर्फ यही जवाब मिला है कि आप जो है वो डील कर लें। 20 लाख मांग रहे हैं तो उसकी जगह 5 लाख 2 लाख के अंदर में कहीं आके डील कर लें। तो जब जाहिर है जब इदारों के जो सरबराह बैठे हुए हैं वो ऐसी बातें करेंगे तो फिर कहाँ से होगा काम। ये एक प्री प्लानिंग तहत जो है वो इसको किया जा रहा है। टिम्बर मार्केट खत्म हो गया, जोड़िया बाजार खत्म हो गया, होलसेल मार्केट अब खत्म हो गया, अब फर्नीचर मार्केट, मेडिसिन मार्केट, तमाम मार्केटों में जो देखें हर चीज के कारोबार जो है वो समेटता जा रहा है। और ये जो रमजान गुजरा सीजन था सबका, इस वक्त लोग ऐसे हो गए कि मकरूज हो गए, क्योंकि ये जितने हमारे साल के 3 महीने होते हैं कमाने के, और इसमें सारे लोग बेचारे मकरूज हो गए। पूरा रमजान हमने कभी ऐसे नहीं गुजारा जैसे ये इस साल हमने रमजान गुजारा। जब तक हमारे लीडर झूठ से याद नहीं करेंगे, हमारे अवाम झूठ से याद नहीं करेगी, ये पता चालू रहेगा। पहले इनको झूठ से परहेजी करें। एक झूठ बोलेगा 100 झूठ बोलना पड़ेगा। हमारे लीडर भी झूठ बोलते हैं, हमारी अवाम भी झूठ बोलती है। झूठ छोड़ना छोड़ देंगे, खून खराबा खत्म हो जाएगा। पुलिस भी कुछ नहीं करती, पुलिस बेबस है। और पुलिस भी बोलती है कि भत्ता दे, मतलब दे दो, दे आके जान छुड़ा लो अपनी ना, मतलब बिगड़ दिए। यानी पुलिस मदद नहीं कर रही, उल्टा कह रही है दे दो, बिल्कुल दे दो। बोलते अगर 1 लाख मांगा तो बोलो 50 में तोड़ कर लो, आप दे दो।
तो रहमान मलिक साहब तो बहुत कह रहे हैं कि हमने तकरीबन जड़ से उखाड़ रहे हैं, तो ये क्या है? मतलब ये बढ़ रहा रहमान है मलिक खुद एक झूठा आदमी है, इतना झूठा आदमी, इस जैसा झूठा आदमी नहीं है दुनिया में। ये कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, ये सब मिट्टू है अमेरिका के। अब हम लोगों को बजाय प्रोटेक्शन देने के, जैसा कि मीर साहब ने कहा, यह हकीकत है, इतना आज़ादाना काम हो चुका है कि हर आदमी की कोशिश और ख्वाहिश ये है कि वो इसी तरह के धंधे खोल ले। है कुछ भी नहीं, लेकिन दूसरे लोगों के नाम पे अब किसी अननोन पर्सन का खून आ जाता है और आप उसको लाख, 2 लाख, 5 लाख या 1 करोड़ रुपए दे देते हो। जोड़िया बाजार में ऐसी ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे 10-10 लाख रुपए, 1-1 करोड़ रुपए की पर्ची आ गई। इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल ये है कि इनको भत्ताखोरों को, इनको स्प्रे किस तरह किया जाए, इनको हैंग किया जाए और इनको जो है जब तक हैंग नहीं करेंगे, देखें आप सबके सामने इनको प्रॉपर तरीके से, तो इसका हल मेरा नहीं ख्याल कि कोई निकलेगा। बन चुका है। आप ये चाह रहे हैं कि सख्त सजाएं हो और आवाम के सामने हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका वाहिद हल हो चुका है। देखें बिल्कुल कॉमन हो चुकी है चीज। कभी आपके पास कोई इतला आई कि जी ये भत्ताखोर आया हुआ है, आके हमें बचा लो इससे? नहीं, हमें कभी इतला नहीं आई। जब वो निकल जाते हैं फिर हमारे को पता चलता है फलानी जगह पर्ची दी है। क्यों? तो मतलब लोग क्यों नहीं आते पुलिस के पास ये कहने? डरते हैं पुलिस से? भाई, भत्ताखोरों से डरते हैं कि कोई मार ना देवे हमें। अच्छा, उनके खौफ में वो आपके पास नहीं आते। आप लोगों को कुछ अंदाजा नहीं होता कि ये लोग कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? यार पाकिस्तानी पुलिस तो दुनिया में मशहूर है। अब जो देते हैं वो पता ही नहीं चलता कौन है जी, बलोच आए जी, या कोई उर्दू स्पीकिंग आया, या कोई पंजाबी आया, या कोई पठान, मतलब कोई कुछ बताते नहीं कि किस तंजीम से या किस उससे, ये वाला चक्कर। ये चक्कर है। यहाँ हमने लोगों से बात की, आपने सुनी, उनके ख्यालात भी सुने, उनकी मजबूरियाँ भी सुनी। तो आइए दूसरे इलाके चलते हैं, वहाँ चल के उन लोगों के भी हालात और मजबूरियाँ आपको सुनवाते हैं। आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं भोरा पीर शीशा मार्केट में। तो आइए यहाँ भी बहुत से विक्टिम्स हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि भत्ताखोरी से कितना परेशान है। कितने अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं? तकरीबन मुझे यहाँ 27 साल हो गए। क्या माशाल्लाह आमदनी क्या है माहाना? पहले तो बहुत अच्छी माशाल्लाह आमदनी थी, लेकिन पिछले 5-6 महीने से तो घर से खा रहे हैं हम लोग। ये फोन आता है, पर्ची आती है, ये बगल में खुद हाजिर होते हैं ये भत्ताखोर? इसमें ये ज्यादातर जो है मोबाइल फोन पे फोन भी आते हैं, बाज़ औक़ात जो पर्ची भी दे जाते हैं कि इस नंबर पे आप जो है बात करें, हमसे कांटेक्ट करें। अच्छा, फोन भी हम करें? जी हाँ, फोन भी हम करें। अगर फोन नहीं करते 1 घंटे के अंदर तो बाज़ इलाकों में तो वो हवाई फायरिंग करते हैं। हमारी पुलिस कहाँ होती है इस पूरे सीन में? हमारी पुलिस जो है असल में देखा जाए तो यहाँ पे जो सियासी बुनियादों पे सब लोगों को यहाँ पे SHO हों या DSP हों, सबको उस पर तैनात किया है सारा सियासी बुनियाद पे। तो जाहिर है वो अपने उसी हिसाब से चलते हैं, उनके पास ना इख्तियारात हैं ना कुछ कर सकते हैं वो लोग। हिम्मत की आपने कि यार इनको मना कर देंगे, चलो भाई नहीं दे रहे? बाज़ जगह हिम्मत की। अब जैसे शेरशाह में जो वाकया हुआ था, जो 13 एक ही दिन लोगों को मारा गया, तो वहाँ हिम्मत की थी वहाँ के। अच्छा। बिल्कुल, वहाँ जाहिद देलवी ने जो हिम्मत करी कि जी हम आपको भत्ता नहीं देंगे, तो वो हिम्मत का जो है रिजल्ट ये आया था आपके सामने सबके। ये मतलब इन्हें कोई खौफ नहीं आता कि ये बगैर किसी ढाटे के, बगैर किसी चीज के आपके सामने आ रहे हैं और आके कह रहे हैं पैसा दो? बदमाश लोग है, खाए इसी चीज की रहे। आप क्या समझते हैं कि रहमान मलिक साहब? इनका भी जो कहना है वो सही है कि भाई गवर्नमेंट इन्वॉल्व तो नहीं है, मगर गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए कि भाई ये चीज़ करे ताकि ये सब चीज़ें बंद हो जाए। अच्छा, रहमान मलिक साहब आए हुए हैं, रहमान मलिक साहब कह रहे हैं कि अब की बार जो है वो इंशाल्लाह उन्होंने उखाड़ दिया है जड़ से। तो आप क्या समझते हैं कि अब ये लोग आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे? सिर्फ बातें ही बातें कर रहे हैं बस, तो अमली कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हुकूमत सिर्फ अपना करती है और कुछ भी नहीं कर सकती। आपने देखा है अक्सर मीडिया पे ये बयान आते हैं कि आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दूसरे दिन सब कुछ हो और क्या ऐसा कुछ हो कि मतलब कुछ ठीक हो जाए? कोई हमारे हुक्मरान सीधे हो जाए, हम पूरी हुकूमत सीधी हो जाएगी, आवाम पूरी सीधी हो जाएगी। जब आपके पास मतलब खाने को नहीं है तो बंदा क्या करेगा? इसमें हम लोगों का कसूर नहीं है कि हम लोग जो है डकैत बन रहे हैं, टारगेट मतलब आप सिस्टम के अगेंस्ट में कि सिस्टम ही इस तरह का है? सिस्टम जो है ना, सिस्टम का ये तरीका है कि अगर हमारा हुक्मरान पढ़े लिखे हो और हर चीज सिस्टम जानते हो तो वो हर चीज को ऊपर से नीचे तक सही करते हैं। मेरे भाई, हम वोट क्यों देते हैं? हम वोट जो है ना किसको देना चाहते हैं?
मैं इंग्लैंड से पढ़ा हूँ, ठीक है। मुल्क वापस आके हाँ। इतने अरसे के बाद खुशी महसूस हुई कि दुख हो रहा है? देखिए दुख भी इसलिए हो रहा है, दुख क्योंकि मैं अपने लोगों को देखता हूँ ये मार रहे हैं। मैं कहता हूँ ये जितने टारगेट किलर्स हैं ये सिर्फ 1 महीना जाके वहां रहे। खुदा की कसम ये लोग चेंज ना हुए ना, यहाँ पे आके प्यार करेंगे। मुझे एक बात बताएं, मुझे पता है इस सोने की चिड़िया को जहाँ एक कॉल पे बत्ता दे दिया जाता है तो वो इसको क्यों छोड़ के जाएंगे? हम लोग मसला ये, हम लोग डरपोक है, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ता हूँ ना, मेरा बाप मुझे पीछे कर देता है कि नहीं तुम नहीं लड़ोगे, तुम इस मामले में नहीं जाओगे। गवर्नमेंट कुछ जो ये यार गवर्नमेंट का मसला ये है कि लटका दे, जितने भी बड़े लीडर्स हैं ना उनको लटका दे। तो ये है कि हम लोगों को जो है ना सिस्टम चेंज करने के लिए हम लोगों को किसी पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए। जब तक इस मुल्क में जो हक है, इस मुल्क का जो अवाम का, कौम का हमारे हक है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो शरई निज़ाम को नाफिज करें, कायम करें। ये जरूरी है। ये कोई हमारे तो मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हाँ, ठीक है ना। और शरई निज़ाम का नामो निशान नहीं है। ये चलती रहेगी, ये कोई नहीं रोक सकता, ये सिर्फ शरई निज़ाम रोकेगा। जी मौजूद नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास एक भत्ताखोरी के विक्टिम मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या हुआ था आपके साथ? कैसे ये फ़ोन आया था, पर्ची आई थी कोई, किस तरह से पैसे मांगे गए आपसे? मेरा वर्कशॉप है फैब्रिकेशन का। साइन बोर्ड्स जो होते हैं उनके जो शहर में लगते हैं। एक दिन 2 लोग आए और उन्होंने मेरी लेबर को एक पर्ची दी और उन्होंने कहा कि अपने मालिक को आप दे दें। मैंने पर्ची देखी और मैं परेशान भी हुआ। 2 दिन बाद 2 लड़के आए मेरे पास। किस तंजीम से ताल्लुक था? जो पर्ची आई थी मेरे पास उस पर लिखा था की फलाह के लिए, और लड़के क्योंकि थे तो उन्हीं से ही उनका ताल्लुक होगा। और उन्होंने मुझे कहा कि हमें मालूम है कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस रास्ते से आते जाते हैं और आप किस रास्तों से, किन किन रास्तों से बल्कि आते जाते हैं, हमारी आप पे पूरी नज़र है। तो आपने इसकी किसी से मतलब शिकायत नहीं की, पुलिस से या किसी और से? नहीं जी, शिकायत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। शहर के हालात ऐसे हैं, इतनी टारगेट किलिंग, इतने लोग रोज़ाना मर रहे हैं, तो हर इंसान, क्योंकि आपको पता है जब छोटे बच्चे हों और फैमिली हो पीछे तो आप मोहतात तो हो ही जाते हैं। आप कहते हैं कि क्या पता, कुछ पता नहीं कहाँ से आपको कोई ना मार दे। तो खौफ में आके फिर आपने किसी को नहीं बताया? तो क्या पैसे दिए फिर आपने? मैंने उनसे बातचीत की और मैंने उन्हें कहा कि जी मेरा कारोबार इतना नहीं चल रहा। तो मुझे उन्होंने कहा कि आपका कारोबार नहीं चल रहा तो आप ताला लगा दें, लेबर को अपनी बाहर खड़ी कर दें। अच्छा। बड़ी मिन्नत समाजत की मैंने उनकी। उस सब के बाद जो है उन्होंने मुझे कहा कि आप ठीक है, आप हमें पैसे कम दे दें। तो 50,000 रुपये में उन्होंने मुझसे छोड़ा और मुझसे 50,000 रुपये लिए। मतलब निहायत रहम किया उन्होंने आप पे कि 50 कम कर दिए? जी बिल्कुल, उन्होंने रहम किया मुझ पे, ये आप समझ लें। अब आप मुतमईन ऐसे कि रहमान मलिक साहब के भी बयान आ रहे हैं, मंजूर बसान साहब के भी बयान आ रहे हैं कि उन्होंने जड़ से तकरीबन उखाड़ रहे हैं और अब भत्ताखोरी बंद हो गई है। अभी 15 दिन पहले मुझे फिर एक जमात ने जो है पर्ची दी है। तो अब क्या इरादा है आपका? मैंने तो ये सोचा कि सारा कारोबार समेट के मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊं। हुकूमती दावे सिर्फ महज दावे ही हैं, उनमें कोई अमलन चीज़ हो नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम पे एतमाद किया और आके बात की। भत्ताखोरी के खौफ से लोग बात करने तक को तैयार नहीं है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूं डीआईजी साउथ जनाब शौकत अली साहब के पास। हम इनसे बात करते हैं भत्ताखोरी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या हाल है? सर फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का, अभी महफूज है। आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि आपकी जो हिकमत अमली थी भत्ताखोरों के खिलाफ वो कुछ कामयाब रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ये जो हिकमत अमली थी कामयाब रही। और आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों से, जब से सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो ये दिया था, उसके बाद से या तो कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है तो कोई इक्का दुक्का, और उसमें भी मोस्टली रेड हैंडेड मुल्ज़मान जो हैं वो पकड़े गए हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये लानत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, क्या पुलिस अकेले ये ऑपरेशन नहीं कर सकती थी? रेंजर्स की मदद मतलब ज़रूरी थी, इम्पोर्टेंट थी? पुलिस जहाँ तक भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई है उसमें तो आई थिंक रेंजर्स का कोई अहम रोल नहीं है, वो तो पुलिस खुद ही कर रही है।
लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पुलिस किसी वक्त में हेसिटेंट थी, तो वो फिर रेंजर्स की मदद से उन इलाकों में भी एक्शन किया गया है, ऑपरेशंस किया गए हैं। और अब मैं वसूख से कह सकता हूं कि कराची में कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जिसको आप नो गो एरिया कह सकते हैं। अच्छा सर, मैं ये बात करना चाह रहा था, एक और मेरा सवाल, कि ये जो बत्ताखोर हैं, इसमें आप क्या समझते हैं, सियासी जमातें मुलव्विस हैं? किसी न किसी तरीके से जो सियासी जमात हैं, इनमें ये लोग शेल्टर लेते हैं, और अगर ये उनके बाकायदा रुकन या मेंबर नहीं हैं, लेकिन शेल्टर ये ज़रूर किसी न किसी जमात का लेते हैं। अच्छा, ये बाकायदा मेंबर नहीं होते? बज़ाहिर ही ऐसा जी। नहीं, मैं गारंटी से तो नहीं कह सकता। नेचुरली जब ये शेल्टर लेते हैं, कुछ ना कुछ ताल्लुक उनसे ज़रूर है, और मुख्तलिफ जो सियासी जमातें यहाँ पर हैं, तो उसमें उन्होंने शेल्टर लिया हुआ है। शेल्टर लिया हुआ है। अच्छा सर, ये अभी तक अवाम जो है वो इस तरह से कि अभी भी कुछ पर्चियां गई हैं लोगों के पास, तो वो पुलिस के पास क्यों नहीं आ रही? ये खौफ क्यों है उन्हें? वो ये कहते हैं कि जी पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस बीच में से हट जाएगी, हमें मार दिए जाएंगे हम। जैसे मैंने बताया कि सुओ मोटो केस के बाद तकरीबन हमें कोई रिपोर्ट केस या तो नहीं हुआ, और अगर हुआ भी है इक्का दुक्का, तो उसमें रेड हैंडेड मुलजमान जो है वो पकड़े गए हैं। मैं आपके चैनल के तवस्सुत से अवाम से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो बग़ैर किसी खौफ व ख़तर पुलिस को, अगर कोई पर्ची जैसे आप कह रहे हैं कोई मिल रही है या कोई थ्रेट उनको मिल रहा है, तो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनका नाम बिल्कुल सीगा राज में रखा जाएगा और मुजरिमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। महंगाई और बेरोजगारी के बाद बत्ताखोरों के चुंगल में आए हुए अवाम की ये मांग कि इन्हें जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ भीख समझ के ही दे दिया जाए, किसी तौर पे पूरी होती दिखाई नहीं देती। जिस अहद में लुट जाए गरीब की कमाई, इस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। अगले प्रोग्राम में हाजिर होऊंगा किसी और उलझन के साथ, किसी और आपकी प्रॉब्लम के साथ। अपनी राय देना ना भूलिएगा। आप लिख सकते हैं kpg@duniatv.tv पर। अगले प्रोग्राम तक अपने आमिर रिजवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।